पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। आज हम बात करेंगे 5वें चरण का फाइनल महाभारत, क्योंकि अभी तो 7 चरण में चुनाव होना है। 5वें चरण का फाइनल महाभारत हम बात करेंगे सीनियर पत्रकार से। आलोक जी हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। जो वोटिंग खत्म होने के बाद इनसे हम जानेंगे 5 सीटों का क्या है हार जीत का रुझान, कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। सीधे तौर पे तो ये कोई पत्रकार ये नहीं बता सकता है चुनाव खत्म होने के पहले जो कौन डायरेक्ट कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग के बहुत दिशा निर्देश हैं। तो हम इनसे समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कौन आगे है कौन पीछे है इतना तो बोला जा सकता है, कौन एज में है। आलोक जी ये बताइए, आज 5वें चरण में स्टार्ट करते हैं सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी में 5 बजे तक का जो पोलिंग है अप्रॉक्स 54 से 55% हो चुका है, और पिछली बार 6 बजे तक का पोलिंग था 57% 2014 में, और 19 में था 59%। देखिए, सीतामढ़ी में जहाँ तक अभी तक 54% का पोलिंग दिख रहा है, तो अब ज़्यादा तो पोलिंग होना है, 2-3% का इजाफा हो सकता है। लेकिन सीतामढ़ी में लड़ाई थोड़ी सी उल्टी पड़ रही है। जहाँ एक और ज़मीन से जुड़े अर्जुन राय हैं और उतने ही हवाई कि मुंबई से प्लेन पकड़ते हैं तो बिहार की राजनीति के लिए आते हैं। एंग्लो बिहारी उनको कहा जा सकता है, देवेश चंद्र ठाकुर हैं। देवेश चंद्र ठाकुर देहात में आप देखते होंगे एक सिंदूरिया आम होता है, देखने में बहुत सुंदर होता है, लेकिन जब खाइएगा तो उतना ही वो खट्टा होता है। उसी तरह के दोनों प्रत्याशी में वहाँ देवेश, जनता कहती है कि देवेश चंद्र ठाकुर इसी तरह के हैं। देखने में तो बड़ा मीठ गलबात करते हैं, काम लग जाइए तो कोई काम उनसे नहीं होता है। तो जहाँ तक सीतामढ़ी से मेरी कल तक की रिपोर्टिंग थी, तो वहाँ अर्जुन राय का पलड़ा भारी है। अर्जुन राय 21 पर रहे हैं और देवेश चंद्र ठाकुर वहाँ 19 की स्थिति में। तो दो का अंतर है। हाँ, और ये जो प्रतिशत जो अभी तक का जो हम लोग दिखा रहे हैं, ये साफ दिख रहा है जो वोटर का ट्रेंड है, और दोनों तरफ से वोटर आ रहे हैं। लेकिन जो सुबह एक हम लोग तस्वीर देखे थे देवेश चंद्र ठाकुर की, आदमी लोग कहता है कि जब सुबह लोग जो आता है घर से बाहर या कहीं निकलता है तो चेहरा फ्रेश रहता है, लेकिन उनका चेहरा बता रहा था जो उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई। उनके चेहरे पे स्ट्रेस होगा, क्योंकि उनको पता है कि एनडीए के लोग, एनडीए खेमे के ही लगभग 5 ऐसे नेता हैं जो उनके खिलाफ फील्डिंग कर रहे हैं। पहला नाम सुनील कुमार पिंटू, जिनका टिकट काट के उनको टिकट दिया गया है। दूसरा नाम रामेश्वर महतो, जो जदयू में जिनका टिकट काट के उनको टिकट दिया गया है। तीसरा नाम राजकिशोर कुशवाहा, पूर्व एमएलसी रहे हैं। चौथा नाम रणवीर सिंह करके हैं, जो कि उनकी पत्नी भी एमएलए रही है। और 5वां नाम राम कुमार शर्मा। और छठा नाम भूल गए, उसके बगल का इलाका है शिवहर का, रमा देवी। मतलब इतने लोग इनके खिलाफ फील्डिंग कर रहे हैं। तो कहाँ से, जब फील्डिंग चारों तरफ से घेराबंदी हो जाएगी तो बच के निकलना मुश्किल होगा। इसलिए वहाँ अर्जुन राय का पलड़ा ज़्यादा भारी दिख रहा है, और अर्जुन राय के साथ अति पिछड़ा वोट भी इस पर जुट रहा है, क्योंकि अति पिछड़ा वोट देवेश चंद्र ठाकुर के साथ नहीं जुट रहा है। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि यहाँ अगर देवेश चंद्र ठाकुर को वोट दोगे तो सीट ब्राह्मणों का हो जाएगा, और वैसे भी यही कह रहे हैं। आपके हिसाब से अर्जुन राय भारी पड़ रहे हैं? जी, अब हाँ अभी तक जी। अब तो बाकी फाइनल रिजल्ट तो 4 तारीख को आएगा। हाँ, तो 4 तारीख को होगा, और जो जनता का फैसला मतपेटियों में या ईवीएम में कैद हो चुका, वो तो 4 को ही खुलेगा। लेकिन जहाँ तक जो ट्रेंड्स हैं वो बता रहे हैं कि अर्जुन राय का पलड़ा वहाँ ज़्यादा भारी है। अब बात करते हैं मधुबनी की। मधुबनी में भी सुबह स्टार्टिंग 9% था, अभी वो चला गया है 49%। मतलब पिछली बार के मुकाबले अभी भी 2-3% कम है, लेकिन अभी 1 घंटे का वोटिंग और होना बाकी है। मधुबनी में 54-55% की वोटिंग होगी, जैसा कि सवेरे भी उम्मीद किया गया था। वहाँ एक हमारे कलीग हैं, वो भी वोटर हैं, वोट दिए। हम आपसे ये समझेंगे कितनी वोटिंग होगी वो हम नहीं समझेंगे, हम आपसे ये समझेंगे जो ये वोटिंग किसके तरफ है, कौन वहाँ पे आगे है, कौन एज लिए हुए है।
देखिए, मधुबनी में अशोक यादव निवर्तमान सांसद है और वहाँ की जनता अशोक यादव से खुश नहीं है, लेकिन मोदी के नाम पे लोग उनको वोट करते हैं। लेकिन वहाँ समीकरण थोड़ा दूसरा है। बीजेपी ने वहाँ अशोक यादव को टिकट देकर लालू प्रसाद के MY समीकरण में सेंध लगाने की कोशिश की। मधुबनी में तो लगातार यादव ही बीजेपी उतारते रहे। इनके पिताजी 4 बार MP रहे। यही तो है बीजेपी की खासियत कि ज़्यादा वोट ले लो, मुसलमान वोट बढ़ जाएगा, अपना सांसद हो जाएगा, क्योंकि सवर्ण बीजेपी के साथ है। आलोक जी रोकेंगे 2014 में हम फिर एक बार आपको याद दिला दें, जो वहाँ पे सिद्दीकी खड़े हुए थे और इनके पिताजी हुकुमदेव नारायण यादव थे। 14 में राम लहर थी, मोदी लहर थी। उसके बाद पूरे देश में लोग लाखों से जीते, लेकिन यहाँ पे हुकुमदेव नारायण 19 या 20 हज़ार से जीते। मतलब कहे जो लोकसभा में 20 हज़ार से जीत कोई बहुत बड़ी जीत नहीं मानी जाती है। तो इस बार भी लालू ने वही गेम किया है, फातमी को उतार दिया है। अशोक यादव जो कि उनके पुत्र हैं, वो थे 4 बार के MP, ये 1 बार के MP हैं। ये ज़्यादा कॉकस में और बैठकी में इनका ज़्यादा समय जाता है। वो जो दरभंगा मधुबनी के जितने MLA MLC हैं, उनके साथ इनका बैठकी बहुत ज़्यादा लगता है जनता के बजाय। अब बताइए मधुबनी में क्या लग रहा है? तो मधुबनी में देखिए इस बार थोड़ा सा एक और दिख रहा है कि बगल का सीट है झंझारपुर। वहाँ जो है इंडिया गठबंधन ने जो बीजेपी का कोर वोटर कहलाता है वैसे, तो वहाँ सुमन महासेठ को टिकट देकर बीजेपी के कोर वोटर को अपने खींचने की कोशिश की है। और वहाँ ये भी दिख रहा है कि मधुबनी सदर के MLA हैं समीर महासेठ, जो बिहार सरकार के मंत्री भी हैं रहे हैं, तो वो भी इंडिया गठबंधन के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। और वहाँ फिर से मुसलमान कैंडिडेट दिया गया है, तो वहाँ अभी नेट टू नेट फाइट है। अशोक यादव से लोग नाराज भी हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि अंतिम मोदी जी का वहाँ रैली हुआ, मैजिक चलेगा। मुख्यमंत्री जी की भी वहाँ सभा हुई है, अमित शाह गए हैं। कुल मिलाकर हो सकता है मोदी मैजिक। यहाँ आपके हिसाब से बीजेपी एज में है, लेकिन ज़्यादा वो नहीं। यहाँ 19.5 और 20.5 कहा जा सकता है। वहाँ 1% का अंदर हो सकता है। अब अगली सीट मुजफ्फरपुर तो बहुत ही, मुजफ्फरपुर की लड़ाई तो एक तरफा है। वहाँ अजय निषाद बाजी मार रहे हैं, क्योंकि राजभूषण चौधरी वो चेहरा भी नहीं, एक व्यवसायी हो सकते हैं, एक अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, लेकिन राजनीति की क्लास में वो पहला कक्षा के विद्यार्थी हैं। और वहीं उनके सामने जो अजय निषाद हैं, वो खानदानी राजनीतिज्ञ हैं मुजफ्फरपुर से। उनके पिता 4 बार MP रहे हैं और कहते थे कि हम एक बार जिस पार्टी से MP रह जाते हैं ना, दोबारा हम टिकट मांगने नहीं जाते हैं, और हमको जनता जिताई ही देती है। सही बात, जिताई है। तो उनकी पत्नी रमा निषाद हाजीपुर से लंबे समय तक वो नगर परिषद अध्यक्ष रही। अजय निषाद की पत्नी। हाँ। तो इस नाते राजनीतिक से भी उनका रिश्ता रहा है। और अभी मुकेश निषाद और मुकेश सहनी, जो कि निषाद का वोट को कुछ तो भी तो उनके प्रतिशत बढ़ाएंगे, तो वो भी उनके पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। तो वहाँ राजभूषण चौधरी 18 हैं और अजय निषाद 22 हैं। मतलब महागठबंधन को एक सीट अभी तक के हिसाब से, मतलब 5वें फेज में एक सीट जाता हुआ दिख रहा है। हाँ, एक सीट तो कन्फर्म है उसका। अब सारण इम्पोर्टेंट सीट है। राजीव प्रताप रूढ़ी हाई प्रोफाइल नेता, पायलट भी है, एडवोकेट भी है, कलाकार टाइप का उनका बोली बानी भी है। इधर से लालू यादव की वहाँ RJD के प्रत्याशी का नाम है रोहिणी। रोहिणी नक्षत्र दिखता है। और दूसरा देखते होंगे रोहिणिया आम भी होता है, और रोहिणिया आम देखने में इतना खूबसूरत होता है कि मार्केट से गायब हो जाता है। उसी तरह से RJD की प्रत्याशी वहाँ दिख रही हैं। अरे तो ये तो सिंगापुर से यहाँ लॉन्च की गई हैं। क्या जनता नहीं समझ रही है कि जीत के कितना सेवा कर पाएंगे? बिना गमछा के या बिना गाड़ी से कहीं प्रचार के लिए भी उतरी थी। गाड़ी के अंदर से ही प्रणाम हो रहा था। नहीं, कहीं गाड़ी से उतरी भी तो बहुत कम समय के लिए, छाता गमछा पूरा ताम झाम के साथ। लेकिन लोग कहता है जब लोग हारने लगते हैं तो आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। अभी राजीव प्रताप रूढ़ी की एक बाइट उन्होंने मीडिया से बात की है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है जो RJD वाले बूथ लूटे हैं, लालू प्रसाद यादव के लोगों ने बूथ लूटा है। उन्होंने साफ तौर पे नाम लिया है शैलेंद्र प्रताप सिंह, सारण विकास मंच के वो अध्यक्ष हैं।
जैसे मतलब उन देखिए- पे आरोप लगाया। तो अब इसका इस तरह के आरोप तभी लोग लगाता है जब उसके पैर के नीचे से जमीन खिसकते हुए दिखती जैसे है। एक चीज़ तो चंदन जी, ये कहा जाता है कि सारण जो है यादवों का गढ़ है, और वहाँ यादव और राजपूत दोनों की संख्या 5-5 लाख के करीब है। और राजीव प्रताप रूडी के विपक्ष में भी एक काम हो रहा है कि चोकर बाबा वहाँ भूमिहारों का वोट काट रहे हैं। तो अगर राजीव प्रताप रूडी का ही वोट काटेंगे तो राजीव प्रताप रूडी थोड़े कमज़ोर होंगे, लेकिन थोड़ा सा ये वहाँ के उनके राजीव प्रताप रूडी के समर्थक ये बताते हैं, या उनके वहाँ के लोकल मतदाता कहते हैं कि चंद्रिका राय अगर इनके पक्ष में प्रचार कर रहे हैं तो कुछ यादव का मत भी तो 10%, 5%, 2% इनके पक्ष में आएगा ना। तो इस नाते राजीव प्रताप वहाँ प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ है, पीएम मोदी का कार्यक्रम हुआ है, नीतीश कुमार वहाँ मीटिंग किए हैं, अमित शाह मीटिंग किए हैं। तो इस कारण से, और दूसरी तरफ लालू जी वहाँ कैंप किए हुए हैं। तो लालू जी के कैंप करने से एक चीज़ तो होगा कि जो यादव मतदाता हैं वो एकजुट दिखेंगे, चाहे, और चंद्रिका राय के परिवार का भी वहाँ अपना नाम है। तो यहाँ भी स्थिति बिल्कुल मधुबनी के तरह ही है कि अंतर बहुत मार्जिनल होगा, और हमको लगता है कि अंतोगत्वा बीजेपी ही वहाँ लड़ाई मारेगी। चलिए, आप बता रहे हैं। रोहिणी को नक्षत्र में ही फिर अपना सिंगापुर जाना पड़ेगा। ये इतना आसान नहीं है कहना है कि अगर आप कह रहे हैं चोकर बाबा अगर राजीव प्रताप रूडी को डैमेज कर सकते हैं, इधर आप चंद्रिका राय के बारे में कह रहे हैं लालू प्रसाद, लेकिन एक होता है हम लोग में एक फ्रेज है जो बुझा हुआ कैंडल या लंगड़ा घोड़ा कितने दूर तक दौड़ पाएगा। चंद्रिका राय पिछले लोकसभा हारे थे, आरजेडी के टिकट पे खड़े थे, हार का अंतर भी बहुत था। उसके बाद वो एक तरह से जो उनके बेटी के साथ जो हुआ वो टूट से गए, वो अब राजनीति से बहुत दूर रह रहे हैं। ठीक है, कल नॉमिनेशन के दिन वो मंच पे दिखे, उसके बाद वो नहीं दिख रहे। प्रचार में भी उनके साथ थे, दो जगह, और जेडीयू के बड़े नेता वहाँ कहला रहे हैं। हाँ, लेकिन वो मतलब अपने ही क्षेत्र में, अपने ही जो उनका विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से वो 6 बार विधायक रहे हुए हैं या 4 बार, वो अपने ही क्षेत्र तक वो सीमित है। वो पूरी छपरा के लिए वो नहीं हो सकता। जैसे लालू यादव गोपालगंज, छपरा, सिवान, उस टाइप को और के आदमी थे। लालू प्रसाद पूरे बिहार के में यादवों के नेता हैं। हाँ। और इस बार के चुनाव में एक चीज़ और दिख रहा है कि तेजस्वी यादव का जो बॉडी लैंग्वेज है वो एग्रेसिव दिख रहा है। वो जहाँ भी प्रचार में जा रहे हैं तो जनता उनके साथ दिख रही है। तो इस नाते आरजेडी को फायदा वहाँ हो सकता है। यूथ का साथ लगता है मिल रहा है। हाँ, क्योंकि नौकरी वाला जो एपिसोड है, और ये जो कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं, हम जॉब शो करेंगे, तो नहीं, एक बात तो और है जो बिहार पे इतना ध्यान देना प्रधानमंत्री और अमित शाह का 7 दौरा हो गया है। प्रधानमंत्री मात्र 10 दिन के अंदर 2 बार रात्रि विश्राम पटना में किए हैं, और पहले भी 3 बार दौरा किए थे, 5 दौरा हो चुके हैं। हाँ, तो 7-5-12 दौरा इन लोगों का हो चुका है। जेपी नड्डा आए, राजनाथ सिंह आए, तो एक तरह से कहें जो बीजेपी का लगता है फोकस बिहार ज़्यादा है। तो अब बात करते हैं हाजीपुर की बात। तो अपने पिता की विरासत को बचाने की चुनौती है चिराग को, और सुबह में सबसे कम वोटिंग स्टार्ट हुआ था तो हाजीपुर से 7% था, जो अभी पहुंच गया है 53 तक। देखिए, हाजीपुर में एक तरफ जहाँ चिराग पासवान अपने पिता की विरासत को लेकर चल रहे हैं, दूसरी तरफ अपने सगे चाचा को नज़रअंदाज करके चल रहे हैं, चाहे वो नामांकन के दिन हो या चुनाव प्रचार के लिए। हाजीपुर के निवर्तमान सांसद तो पशुपति कुमार पारस हैं अभी, तो उन एनडीए गठबंधन के नेता हैं पशुपति पारस भी, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान ने उनका आशीर्वाद लेना भी उचित नहीं समझा। कैसे लेते? दोनों में हाजीपुर सीट के लिए इतनी जुबानी जंग चली, आप भी छापे होंगे अखबार में, हम लोग भी देखे। बाद में तो और नहीं, इतना ही नहीं, आप जिस व्यक्ति के पिता ने पार्टी को सींचा, बनाया, आज लोक जनशक्ति पार्टी जाना जाता है रामविलास पासवान के नाम से। जी। और रामविलास पासवान ने ही पारस को वहाँ लाए, रामचंद्र पासवान को भी लाए, प्रिंस राज को भी लाए, सबने मिलके एक तरह से कहे जो पीठ में खंजर भोंका चिराग को। लेकिन देखिए, राजनीतिक रिश्ते कुछ और होते हैं, पारिवारिक रिश्ते और होते हैं। पशुपति कुमार पारस उस परिवार के एकमात्र बुजुर्ग हैं, और नामांकन के दिन चिराग पासवान ने कहा कि मैंने पशुपति पारस को फ़ोन किया था
लेकिन पारस जी ने खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि चिराग पासवान फोन तो नहीं ही किए, इसी रास्ते मेरा एयरपोर्ट के पास आवास है, इसी रास्ते से वो रोज गुजरते हैं चुनाव प्रचार के लिए। एक दिन भी अगर कहते कि चाचा आप चलिए हाजीपुर, मैं पारस पूरी तरह तैयार थे, चिराग पासवान ने उनको खोजा तक नहीं। ठीक है, और इसका भी प्रभाव वहाँ पड़ रहा है कि इसका लोग जो से वहाँ जब वो सांसद रहे तो 5% लोगों का भी तो काम किए ही होंगे। अरे आलोक जी, एक हम आपसे सवाल पूछते हैं, जो तेजस्वी राघोपुर से जीते या तेज प्रताप हसनपुर से जीते या रोहिणी अगर जीत जाती है तो ये किसके नाम पे जीतेंगे? लालू के नाम पे। तो क्या पारस का अपना वोट बैंक था हाजीपुर में कि रामविलास पासवान के वोट बैंक पे जीते? ये बात आपका सही है कि रामविलास पासवान के वोट बैंक पे वो जीते हैं, लेकिन 5 साल सांसद रहने के बाद कुछ तो हाजीपुर की जनता के लिए वो किए होंगे। हमको नहीं लगता है, और हमको लगता है वो मुझे लगता है कि अगर पशुपति कुमार पारस चिराग पासवान के साथ होते, साथ में प्रचार करते, तो इसका फायदा चिराग पासवान को ही मिलता, न कि शिवचंद्र राम को मिलता। और वहाँ देखा जा रहा है, एक तरफ जहाँ शिवचंद्र राम को गरीब का बेटा क्या क्या कह के उपमा तेजस्वी यादव दे रहे हैं, और जहाँ चिराग पासवान को अमीरों का शहंशाह कहा जाता है, और चिराग पासवान का वो वीडियो दिखाया जाता है हाजीपुर के प्रचार में कि रामविलास पासवान के मृत्यु के बाद जो सर मुंडन हुआ था उसके लिए 3 लाख का खर्चा हुआ था, बॉम्बे से उसके आए थे, हेयर कटर आए थे। सब हम लोग नहीं, हम लोग बताएंगे, वो चीज़ हम लोग को बताने आए की थे, जरूरत भी नहीं है। हाँ। हम लोग आज चुनाव के मुद्दे पे बात कर रहे हैं तो वहाँ लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से उनको अपना छोटा भतीजा बताया और कहा कि चिराग जीतेंगे तो मंत्री बनेंगे, इसका प्रभाव वहाँ दिख रहा है। और अंततोगत्वा वहाँ लड़ाई चिराग पासवान ही जीतेंगे, क्योंकि विपक्ष में जो शिवचंद्र राम है कई बार वहाँ हारे कैंडिडेट हैं, तो वहाँ शिवचंद्र राम को हमको जैसा लग रहा है कि फिर से उनको हारे को हरिनाम ही मिलेगा। हम लोग देख रहे थे 5वें चरण के वोटिंग खत्म होने के बाद का फाइनल महाभारत। अब तो हम 6ठे में भी बात करेंगे, 7वें में भी बात करेंगे। 5 सीट पे किस पार्टी के कैंडिडेट की क्या स्थिति है वो बता रहे थे आलोक जी, और इन्होंने एक तरह से कहे जो पूरी तरह से लबोलबाब निचोड़ के बता दिया कि कौन सीट पे कौन अभी वर्तमान स्थिति में आगे है। आप देखते रहिए भारत लाइव। कैसा लगा यह कार्यक्रम आप जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट दें। नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।